वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और इसी के तहत आप सभी को पता है कि हमने सबसे पहले जो जानने की कोशिश करी, सबसे पहले जो समझने की कोशिश करी वो है भारत का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, द लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। उसका इंपॉर्टेंस इतना है कि वहीं से हम सारे लॉज जो हैं उसके हम रूल और फ्रेमवर्क निकालते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपके और हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चलता है, ड्यूटीज के बारे में पता चलता है, स्टेट की डीपीएसपी क्या है उसके बारे में पता चलता है, साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है वो पता चलता है, साथ ही साथ स्टेट और यूनियन के बीच का डिवीजन पता चलता है। उसी के साथ आगे देखते हैं तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दायरा भी हम देख लेते हैं। तो ये सब चीज आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत बड़ा है और इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन है। इसी की वजह से हमने सबसे पहले शुरू किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना। अब पिछले वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 78 हमने किया था। आर्टिकल 78 में बात किया गया था कि कैसे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सारे इंफॉर्मेशन मांगे प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री की ड्यूटी बन जाती है कि वो इंफॉर्मेशन और गवर्नेंस जितने भी चीजें हैं वो प्रेसिडेंट को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर डेप्थ में बहुत ही गहराई में उस चीज को समझने की कोशिश करी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक सवाल ये है कि हम सभी देखते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो दो हिस्सों में है। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है यूनियन गवर्नमेंट। और ज्यादातर हम केसेस भी देखते हैं जो कि यूनियन का होता है तो हम देखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, या किसी स्टेट का होता है तो वहां पे आता है स्टेट ऑफ मद्रास हो गया, स्टेट ऑफ केरला हो गया, स्टेट ऑफ कर्नाटका हो गया, कुछ भी हो गया। उसी हिसाब से एक यूनियन ऑफ इंडिया है। अब यूनियन ऑफ इंडिया से आप क्या समझते हैं? तो यूनियन ऑफ इंडिया से हमें यह समझना है कि कैसे जो यूनियन की पार्लियामेंट है वो कैसे बनी है। तो वो बनी है, सबसे ऊपर आ जाते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद दो हाउस आता है, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस, जिसको हम इस हिसाब से भी बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा को बोला गया है हाउस ऑफ कॉमन और राज्यसभा को बोला गया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हाउस ऑफ कॉमन इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे आप और हम डायरेक्टली वोट करके उनको भेजते हैं और वो वहां पे जाके हमारे लिए कानून कायदे बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर काउंसिल ऑफ स्टेट इसलिए भी कहा गया है क्योंकि आपने जिनको रिप्रेजेंट किया है, जिनको आपने इलेक्ट करके भेजा है लोकसभा में, वो करते हैं नॉमिनेट। अब राज्यसभा के लिए जो लोग जाते हैं वो होते हैं, रिप्रेजेंटेशन आता है उनकी पॉपुलेशन के बेस पर कि किस स्टेट में कितना पॉपुलेशन, उस हिसाब से राज्यसभा के मेंबर्स जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 जो है वो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और उसका चैप्टर 2 में आता है, जिसमें बात किया गया है कि कैसे पार्लियामेंट होगा और पार्लियामेंट की डेफिनेशन दिया गया है, समझाया गया है, जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव के तौर पर सबसे ऊपर हो गया प्रेसिडेंट, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। अब चलिए हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को। प्रेसिडेंट से मुराद ये है कि टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया जो है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं और उनके पास जो पावर्स है वो ये है कि जो भी बिल आ रहा है उसके ऊपर अगर उन्होंने साइन कर दिया, एसेंट दे दिया अपना, वो एक्ट बन जाता है। और उन्होंने उसके ऊपर एसेंट नहीं दिया तो उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए या वो उस पर वापस से सुझाव, उस पर विचार करने के लिए, उस पर कुछ चेंजेस करने के लिए भेजा जा सकता है उस बिल को। प्रेसिडेंट के पास अपनी अलग पावर है, उसी के साथ लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग पावर है। अब लोकसभा के पास क्या पावर है? जैसा कि आपको और हम सभी को मालूम है कि हमने कुछ दिन पहले ही इलेक्शन दिया था, जनरल इलेक्शन हुआ था, आम चुनाव हुआ था, जिसके तहत पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ पार्टिसिपेट किया था लोकसभा के इलेक्शन में। अब लोकसभा के इलेक्शन में 545 मेंबर्स के लिए किया गया था और वो वोटिंग हुआ और उसके बाद एक सरकार बनी, एक पार्टी जो बहुमत के साथ आई, उन्होंने अपना प्रधानमंत्री को चुना। अब प्रधानमंत्री जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो आपके लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज जो है वो डिफरेंस आ जाता है कि लोकसभा के पावर में और राज्यसभा के पावर में। लोकसभा के पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। अगर किसी बिल को लोकसभा ने अपने पास से पारित करके भेज दिया है राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा के पास इतना है कि वो एक दो बार उसके ऊपर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसको मना नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा के ऊपर ये बाउंडेशन है
कि विद इन 14 डेज वो उस बिल के ऊपर डिस्कशन करे और उसके बाद या तो उसको पारित करे या फिर वापस उसको सजेशन देके उसमें चेंजेस करने के लिए भेजे। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो है, सबसे बड़ी डिफरेंस जो है लोकसभा और राज्यसभा में ये है कि लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है हर 5 साल में और राज्यसभा जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती। उसके जो मेंबर्स है हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है, 1/3 मेंबर्स जो है वो निकल जाते हैं और फिर नए मेंबर्स आते हैं। तो इसीलिए राज्यसभा का जो है परमानेंट हाउस भी कहा गया है। अब परमानेंट हाउस क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कभी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वहां पे मेंबर्स लगातार बने रहते हैं। लेकिन लोकसभा के साथ ये है कि उसके मेंबर्स 5 साल के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है और नए तरीके से आते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में आप और हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं पर राज्यसभा के इलेक्शन में आप और हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं होता है। वहां पर जिनको हमने रिप्रेजेंट करके भेजा है, जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है, जिनको हमने चुन के भेजा है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, उन सब के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि कैसे वो राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करें। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 जो है वो यूनियन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, जिसमें राज्यसभा जो है उसमें टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 250 लोगों की है, मतलब 250 लोग जो है वहां पे होंगे। उसमें 12 लोग जो हैं अलग अलग फील्ड के होते हैं, जैसे कि वो आर्ट्स से हो गए, साइंस से हो गए, कॉमर्स से हो गए, स्पोर्ट्स से हो गए या किसी भी फील्ड से है जो इस एरिया के एक्सपर्ट होंगे, उनको प्रेसिडेंट अपनी तरफ से नॉमिनेट करते हैं। अब बच गए 238 लोग। 238 लोगों में जो है उनके लिए विधानसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, निर्वाचित जो है, वो लोग चूज करते हैं, उनके लिए वोटिंग होती है और फिर वहां से आते हैं वो लोग। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे लोकसभा जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। सबसे ज्यादा जो कानून कवायद निकलते हैं, जो बिल्स आता है, उसके लिए सबसे बड़ा रोल जो है वो लोकसभा का है। लोकसभा में क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा वाइडर एस्पेक्ट्स ऑफ लोग आते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा बिल्स भी लाया जाता है और वहीं पे डिस्कशन मेजर भी होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 जो है वो साफ साफ बोलता है कि देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट कैसे बनता है? तो पार्लियामेंट बनने के लिए 3 बहुत जरूरी चीज है। उसमें सबसे पहले आ जाता है प्रेसिडेंट, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ कॉमन भी कहते हैं और राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। इसी के लिए हम उच्चली सदन और निचली सदन भी यूज करते हैं, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस का नाम भी देते हैं। अब जब हमने समझ लिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट और इसमें तीनों चीजों को हमने जान लिया है, तो अब हमारे लिए ये भी जरूरी है जानना कि कैसे जो टोटल स्ट्रेंथ है वो लोकसभा की 550 है और राज्यसभा की है 250, मतलब 250 राज्यसभा के लिए और 550 जो है वो लोकसभा के लिए। लोकसभा और राज्यसभा की अपनी अपनी पावर्स है, कहीं पे लोकसभा जो है ओवरराइड कर जाता है तो कहीं पे राज्यसभा ओवरराइड कर जाता है, लेकिन उन सब के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का जो रोल है वो प्रेसिडेंट ला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आर्टिकल 79 में ज्यादा कुछ है नहीं और उसमें साफ साफ यही बोला गया है कि पार्लियामेंट कैसे बनेगा, और पार्लियामेंट बनने के लिए 3 चीजें हैं, वो है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतने ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि कैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।